हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 3 एप्लीकेशंस की हमने बात की थी, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़, बॉन्ड एनर्जी, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। आज इस वीडियो में हम पहले इन तीनों एप्लीकेशंस को एक बार ब्रीफली वापस से रिवाइज करेंगे और फिर चौथी नंबर की एप्लीकेशन है नेचर ऑफ बॉन्ड, उसको पढ़ना है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस तरीके से अलग अलग स्केल पे अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेजरमेंट होता है। ठीक है, तो चलिए पहले ब्रीफली इन तीनों एप्लीकेशंस को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बात की मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ की। तो मैंने यहाँ पे बताया कि मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी होती है। इसके अलावा नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो मेटालिक प्रॉपर्टीज़ तब ज़्यादा होंगी जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ तब ज़्यादा होंगी जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो बात करते हैं यहाँ पे मेटालिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ मेटालिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब इंक्रीज़ होती है मेटालिक प्रॉपर्टीज़ कम होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब ज़्यादा होती है तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा होती है। इसके अलावा पीरियोडिक ट्रेंड्स की भी बात की। जब टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। पता है हमें पीरियोडिक ट्रेंड्स के बेसिस पे टॉप टू बॉटम मूव करे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। इसका मतलब मेटालिक प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, जब लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने का मतलब है नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज होनी चाहिए। और वैसे भी हमें पता है लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज तो होती है, उसके साथ नॉन मेटल्स आने लगती हैं। तो नॉन मेटल्स क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट्स हैं। मेटल्स क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट्स हैं। एक चीज़ ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज़्यादा होना नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कम होना ज़्यादा मेटालिक प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड है। चलिए इसके बाद दूसरी हमने बात की बॉन्ड एनर्जी की। बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो मान लीजिए ए और बी के बीच में बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इन दोनों ए और बी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस में डेल्टा ई एन बोल रहा हूँ। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सर जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही दोनों पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आएगा, मतलब पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। ज़्यादा नेगेटिव और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे तरीके से अट्रैक्ट करेंगे। मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब जितनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, इसके अलावा हमने इसका एक एग्जाम्पल भी डिस्कस किया था, HF, HCl, HBr और HI। इनकी अगर बात करें तो इनमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इनमें HF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, हाइड्रोजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। हाइड्रोजन और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे कम है। इधर से इधर मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको कम देखने को मिलेगा। HF में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, फिर HCl में, फिर HBr और HI में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हुआ मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हुई मतलब बॉन्ड एनर्जी भी कम होगी। ठीक है, तो ये किसका ऑर्डर है, आप इसे ऑर्डर मान सकते हैं, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसके बाद बात की एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ की। 3 चीज़ों की एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ हमें जाननी है, हाइड्राइड्स की,
ऑक्साइड्स की और हाइड्रोक्साइड्स की। सबसे पहले बात करते हैं एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स। ठीक है, हाइड्राइड्स की बात करते हैं। तो इसको हमने डायरेक्टली एग्जांपल से समझा था। एग्जांपल यही उठा लेते हैं, ये सारे हाइड्राइड्स हैं, HF, HCl, HBr और HI, सारे के सारे हाइड्राइड्स। तो देखो एसिड क्या होते हैं, जो H+ लूज करते हैं वो एसिड होते हैं। ये सारे हाइड्राइड्स H+ लूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ हम देखने वाले हैं। अब ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, जो जल्दी से H+ लूज कर दे वो ज़्यादा एसिडिक होगा, जिसको H+ लूज करने में टाइम लगेगा वो कम एसिडिक होगा। तो ऐसा अगर हमें यहाँ से H+ लूज करवाना है तो इनके बीच में जो बॉन्ड है H और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक कराना होगा। और जल्दी कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जो सबसे कमज़ोर बॉन्ड होगा। यहाँ पे अभी बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखा है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये है। तो HF जो है, HF जो है वो H+ आसानी से रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखने को मिल रहा है। और HI जो है, यहाँ पे इनके बीच में वीक बॉन्ड है। वीक बॉन्ड होने की वजह से इनमें H+ लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात करें इनमें, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, वीक बॉन्ड होने के कारण जल्दी H+ लूज कर देगा। फिर HBr आएगा, फिर HI आएगा, फिर HF आएगा। तो ये ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ का, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। इसके अलावा हमने हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड्स की एसिडिक और बेसिक नेचर को पढ़ा। उस पर हम आज वापस से इस लेक्चर में पूरा वापस से डिटेल से पढ़ने वाले हैं। चलिए ठीक है, तो तीसरी एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, जिसमें हमने हाइड्राइड्स की एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ की बात की। हाइड्राइड्स का मतलब होता है हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होगा एक एटम कोवेलेंट बॉन्ड से। तो बॉन्ड जितना ज़्यादा वीक होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि H+ उतना ही आसानी से रिलीज हो जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो हाइड्राइड्स की हमने बात की, इसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोक्साइड्स की। हाइड्रोक्साइड्स की अगर बात करें तो हाइड्रोक्साइड्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं AOH इस तरीके से। अब ये जो हाइड्रोक्साइड है वो एसिडिक भी हो सकते हैं और बेसिक भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एसिडिक भी हो सकते हैं और बेसिक भी हो सकते हैं। सर ये एसिडिक कब होंगे? जब ये AOH कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा, जब ये AO- प्लस H+ कुछ इस तरीके से ये ब्रेक होगा, तब हम इसे एसिडिक हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं। H+ रिलीज हो रहा है, H+ कौन रिलीज करते हैं? एसिड्स करते हैं। बेसिक कब होगा? जब ये AOH कुछ इस तरीके से ब्रेक होता है, A+ प्लस OH-। यहाँ पे OH- रिलीज हो रहा है। OH- कौन रिलीज करते हैं? बेस रिलीज करते हैं। तो एसिड और बेसिक दोनों हो सकते हैं। कौन? हाइड्रोक्साइड्स। जब एसिडिक होंगे, AOH जब एसिडिक होगा तो इनमें से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। और जब बेसिक होंगे तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? जब बेसिक होंगे तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। अब ये कब एसिडिक होंगे, कब बेसिक होंगे, ये डिपेंड करता है किस पे? इस A की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे। इसकी आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को अगर इंक्रीज करोगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ A इंक्रीज करोगे, तो जो हाइड्रोक्साइड्स हैं उनकी एसिडिक नेचर ज़्यादा इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ A इंक्रीज करोगे तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगी। ठीक है, एसिडिक नेचर इंक्रीज होगी। इसका मतलब क्या हुआ? अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी होती है? नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, मतलब नॉन मेटल्स की हाइड्रोक्साइड्स कैसे होंगी? एसिडिक इन नेचर।
कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, मेटल्स की। इसका मतलब मेटल्स की हाइड्रोक्साइड्स कैसे होंगे, बेसिक इन नेचर। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये हमने हाइड्रोक्साइड्स की बात की, ठीक है। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस अभी हम करने वाले हैं। उसमें आपको बताना है ऑर्डर ऑफ एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। लेकिन उससे पहले हम हाइड्रोक्साइड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सॉरी, ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ लें। हाइड्रोक्साइड्स के हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ऑक्साइड्स की बात करते हैं। सर ऑक्साइड्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए ओ से। तो यहाँ पर भी आपको वैसा ही सिनेरियो देखने को मिलेगा। जब आप इस ए की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को इंक्रीज करोगे तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगी ऑक्साइड की। एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। फिर से मतलब क्या हुआ, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन होते हैं, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के ऑक्साइड कैसे होंगे नेचर में, एसिडिक। और मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसलिए उनके ऑक्साइड्स कैसे होंगे नेचर में, बेसिक। चलिए आगे बात करते हैं। अब आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं, लेकिन उससे पहले एक बार टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स और पढ़ लेते हैं। ये जो ऑक्साइड्स हैं वो 4 टाइप के हो सकते हैं। ऑक्साइड्स कितने टाइप के हो सकते हैं, 4 टाइप के। ऑक्साइड्स एसिडिक हो सकते हैं, ऑक्साइड्स बेसिक हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं और एम्फोटेरिक हो सकते हैं। ठीक है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल एंड एम्फोटेरिक 4 टाइप हैं ऑक्साइड के। सर एसिडिक ऑक्साइड हमें उसको बोलेंगे जो बेस से रिएक्ट करे, मतलब नेचर में खुद कैसा है एसिडिक, तो बेस से रिएक्ट करेगा। बेसिक हाइड्रोक्साइड उसको बोलेंगे जो एसिड से रिएक्ट करे, खुद का नेचर कैसा होगा, बेसिक, मतलब रिएक्ट किससे करेगा, एसिड से करेगा। न्यूट्रल हम उसको बोलेंगे जो ना तो एसिड से रिएक्ट करता है ना बेस से रिएक्ट करता है, कुछ ऐसे ऑक्साइड्स भी होते हैं। इसके अलावा एम्फोटेरिक वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं, उसको हम एम्फोटेरिक बोलते हैं। ठीक है, तो एसिडिक ऑक्साइड्स की बात करें तो रिएक्ट विद बेस। ठीक है, बेसिक ऑक्साइड्स की बात करें तो रिएक्ट विद एसिड। न्यूट्रल की बात करें तो नाइदर रिएक्ट विद एसिड नॉर रिएक्ट विद बेस। ठीक है, तो एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा और बेस के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा। एम्फोटेरिक की अगर बात करें तो ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। ठीक है, एम्फोटेरिक ऐसे ऑक्साइड होते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड के, उनको हम डायरेक्टली याद रखेंगे तो क्वेश्चन करना आसान होगा। जैसे बेरिलियम का ऑक्साइड BeO, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, जिंक ऑक्साइड ZnO। ठीक है, इसके अलावा कौन से ऑक्साइड हैं, टिन और लेड के ऑक्साइड हैं, SN और PbOO, SnO2 PbO2। ठीक है, इनके मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड दोनों आते हैं। इसके अलावा स्टीलिबियम एंटीमनी का ऑक्साइड होता है Sb2O3, ये भी कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के। न्यूट्रल की बात करें, न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहे हैं H2O, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O और NO। ठीक है, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल्स। अब हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस जिनमें आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, उनका ऑर्डर बताना है। चलिए
चलिए अब आपको जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे उनमें आपको बताना है ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। फॉर एग्जांपल H3BO3 H2CO3 HNO3, इन तीनों में आपको ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। इसके अलावा आप बात कर सकते हैं HClO4 HBrO4 HiO4, इनमें ऑर्डर बताना है। इसके अलावा यहाँ पे आप HOF HOCl HOPr HOI, ठीक है, इनमें ऑर्डर बताना है आपको। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, P2O3 AS2O3, ठीक है, इनमें ऑर्डर बताना है। SO3 SeO3 TeO3। एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। H2SO4 HSeO4 H2SeO4 H2TeO4, ठीक है, इन सभी में आपको बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो मैंने बताया हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं, देखो AOH, और ऑक्साइड क्या होते हैं AO। इन दोनों में अगर आप इस A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंक्रीज करते हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड इंक्रीज होती है। तो आपको बेसिकली ऑर्डर किसका देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, फिर एसिडिक स्ट्रेंथ उसी ऑर्डर में आएगी जिस ऑर्डर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आया। यहाँ पे अगर बात करें, इनको अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, तो ये बोरिक एसिड है, ये कार्बोनिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड है। अब बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए ये कौन से पीरियड में है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, एक ही पीरियड के एलिमेंट है। और लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कार्बन की उससे कम है, बोरोन की सबसे कम है, इन तीनों में से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर कुछ इस तरीके से आएगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी कुछ इसी तरीके से आएगा। यहाँ पे फिर से अगर बात करें तो यहाँ पे क्लोरिक एसिड है, ये ब्रोमिक एसिड है, ये आयोडिक एसिड है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तीनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कमी आती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कमी आती है, सही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कमी आती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ में भी क्या आएगी, कमी आएगी। इसके बाद यहाँ पे फिर से अगेन हेलोजेंस को लिया है, पर फ्लोरिक, पर क्लोरिक, पर ब्रोमिक और पर आयोडिक एसिड। तो यहाँ पे आपको एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, फिर आगे कम होती जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ भी इसी ऑर्डर में आएगी। ये बात करें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक, ये तीनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कमी आएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होगी। सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, इनकी बात करें तो ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं अगेन, और वापस से ये भी एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम होती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। चलिए तो कुछ इस तरीके से हमें एसिडिक स्ट्रेंथ का पता चलता है। ये जो जितने भी एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए उनमें जो एलिमेंट्स थे वो एक ग्रुप के थे या एक पीरियड के थे, और उसमें आपने आसानी से कंपेयर कर लिया, जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती। लेकिन अगर क्या हो जब एक ही सेंट्रल एटम एक ही टाइप का हो, फॉर एग्जांपल HClO4
HClO3, HClO2 और HClO। यहाँ पे अगर आप इस एग्जाम्पल में ऑब्जर्व करोगे तो सभी में सेंट्रल एटम कौन है? क्लोरीन, 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 क्लोरीन। तो अब कंपैरिजन किस तरीके से किया जाए? अब यहाँ पे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि सभी में सेंट्रल एटम कौन है? क्लोरीन है। अब आपको देखनी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या देखनी होगी? ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी ज़्यादा होती है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। इनमें अगर बात करें, इसमें HClO4 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, यहाँ पे +5 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +1। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सभी की सेम है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती जा रही है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होती जाएगी क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा है एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से हमने देखा किस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्राइड्स, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करती हैं। अब चौथी एप्लीकेशन की बात करते हैं जो कि है नेचर ऑफ बॉन्ड। देखिए, नेचर ऑफ बॉन्ड को समझने के लिए अभी तक हमने 2 टाइप के बॉन्ड अभी तक देखे हैं, या तो कोई बॉन्ड कोवेलेंट होता है या आयनिक होता है। लेकिन हेनरी और स्मिथ 2 साइंटिस्ट थे, नाम था हेनरी एंड स्मिथ। इन्होंने ये बताया कि कोई भी बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट नहीं होता, कोई भी बॉन्ड आयनिक नहीं होता। अभी तक हमने ये सीखा था कि मेटल का अगर नॉन मेटल के साथ बॉन्ड होगा, मेटल और नॉन मेटल जो है उनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो कैसा बॉन्ड होता है? जनरली आयोनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम मेटल है और क्लोरीन कैसा है? नॉन मेटल है। इसके अलावा हमने देखा कि नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में अगर बॉन्ड है, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड है, तो हमें जनरली देखने को मिलेगा एक कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कैसा बॉन्ड होगा? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड की अगर बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड में आप लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल CCl4। ठीक है, इसमें ये एग्जांपल बेस्ट रहेगा। CCl4 में चारों क्लोरीन जो है वो कार्बन के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। तो इस बेसिस पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे अगर देखना मेटल और नॉन मेटल के बीच में कैसा है? आयनिक बॉन्ड। और मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। यहाँ पे अगर बात करें नॉन मेटल और नॉन मेटल, तो 2 नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा? कम होगा। जबकि मेटल और नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस ज़्यादा होगा। तो अगर आपको जिनके बीच में बॉन्ड दिया है उनकी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंक्रीज करोगे तो बॉन्ड का आयनिक जो है, आयनिक कैरेक्टर उसमें इंक्रीज होंगे। बॉन्ड में कैसे कैरेक्टर इंक्रीज होंगे? आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। किस तरीके से समझते हैं इसको? अब इन्होंने बताया कि कोई भी बॉन्ड कंप्लीटली आयनिक नहीं होता और कोई भी बॉन्ड कंप्लीटली कोवेलेंट नहीं होता। हर एक बॉन्ड जो कोवेलेंट है उसमें आयनिक कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे, हर एक बॉन्ड जो आयनिक है उसमें आपको कोवेलेंट कैरेक्टर देखने को मिलेंगे कुछ न कुछ। इस मेजरमेंट के लिए, आयनिक कैरेक्टर के मेजरमेंट के लिए हेनरी और स्मिथ ने एक फॉर्मूला दिया। इन्होंने परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर 16 डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जिनके बीच में बॉन्ड है उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस, प्लस 3.5 अगेन डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला दिया है हेनरी और स्मिथ ने।
और इससे अब आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक कैलकुलेशन है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2.1 से ज़्यादा लेते हो तो आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो है वो ग्रेटर देन 50% मिलेगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस 2.1 से कम लेते हो तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो है वो लेस देन 50% देखेंगे। अब ऐसा बॉन्ड जिसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर 50% से ज़्यादा होते हैं उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और ऐसा बॉन्ड जिसमें 50% से कम आयनिक कैरेक्टर है, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, तो ऐसे बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर ज़्यादा है, जैसे मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है, तो आयनिक बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। और डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है तो आपको कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं अपन। तो इस तरीके से हमने चौथी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पढ़ ली है। तो इस तरीके से एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमारी चारों की चारों कंप्लीट होती हैं। अब हमें पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखते हैं। देखिए, हमने जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने लिखी थी, तो वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेजरमेंट था वो पोलिंग स्केल पे करके वहाँ पे मैंने मेंशन किया था। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मेजरमेंट के लिए अलग अलग स्केल आए अलग अलग टाइम पे। 3 स्केल्स की हम बात करेंगे। सबसे पहला है पोलिंग स्केल, ठीक है। दूसरा है पोलिंग स्केल, दूसरा है मोलिकन्स स्केल, तीसरी हम बात करेंगे ओल्ड्रेड-रजो। ठीक है, ये 3 स्केल हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले बात करेंगे पोलिंग स्केल की। पोलिंग स्केल की अगर बात करें तो ये बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी पे बेस्ड था। किस तरीके से बेस्ड था? पहली बात तो ये है, मान लीजिए ए और बी के बीच, ये ए और बी के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस जो फाइंड आउट किया जाता है, तो ए की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को काई ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को काई बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को काई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे अगर देखें तो इसका फॉर्मूला इन्होंने बताया 208.208 अंडर रूट, ये है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी की पावर हाफ अगेन, ठीक है। ये फॉर्मूला इन्होंने बताया। इस ई ए बी का मतलब है ए बी की बॉन्ड एनर्जी, इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी, किसका मतलब? ई ए बी का मतलब है ए बी की बॉन्ड एनर्जी। ई ए का मतलब है अगर ए और ए के बीच में बॉन्ड हो उसकी बॉन्ड एनर्जी। ई बी का क्या मतलब है? अगर बी और एक और बी एटम के बीच में बॉन्ड हो तो उस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। और ये जितनी भी बॉन्ड एनर्जी हम यहाँ पे पुट करेंगे फॉर्मूले में, जितनी भी बॉन्ड एनर्जी हम यहाँ पे पुट करेंगे वो ज़रूरी है किलो कैलोरी पर मोल में होनी चाहिए,
ठीक है, ये याद रखने वाली बात है, इस यूनिट में होनी चाहिए एनर्जी। इसके अलावा इसका मतलब बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और इसका मतलब ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इस फॉर्मूले से जो हमें फाइंड आउट करेंगे वो होगा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, दूसरा मुलिकन स्केल की बात करते हैं, इसको मिटा देता हूँ। मुलिकन स्केल की बात करते हैं। तो मुलिकन जो है वो कहते हैं किसी भी एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो उस एटम की आप आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालो, उस एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालो, और उसका एवरेज जो है वो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पर यहाँ पर भी आपको ध्यान रखने लायक बात ये है, इन दोनों का मेजरमेंट आपको यहाँ पे जब आप इनका मेजरमेंट लिखोगे तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे किलो कैलोरी पर मोल में होना चाहिए और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए। स्टेटमेंट क्या बनेगा इनका, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसी भी एटम की उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एवरेज के बराबर होती है। फिर एक ओल्ड्रेड-रोचो जो स्केल है इसकी बात करें तो किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 0.357 उस एटम का जेड इफेक्ट अपॉन उस एटम की कोवेलेंट रेडियस का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा प्लस 0.744। ठीक है, ये ओल्ड्रेड-रोचो के अकॉर्डिंग थी। जेड इफेक्ट किसका पुट करना है, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी निकालनी है, और उसी एटम की कोवेलेंट रेडियस फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट कर देना है। तो इस तरीके से तीनों स्किल्स को हमने सीख लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। पूरी पीरियोडिक टेबल पे एक नए क्वेश्चन पैटर्न का वीडियो मैं एक लेके आऊँगा जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।